हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा, लॉज ऑफ मोशन की भाई जब भी बात आती है तो हम लोग को न्यूटन जरूर याद आ जाते हैं। ठीक है, न्यूटन के बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी थीम है इस चैप्टर की। चैप्टर की जो थीम है वो फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। The push or pull of an object is called force। यानी कि किसी भी चीज को ढकेलना या खींचना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। अगर ये एक्सीलरेट करता है, ठीक है, मान लीजिए कि ए एक्सीलरेशन करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इसके ऊपर फोर्स जो है वो अप्लाई किया गया था। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि मार्कर ही टेबल पे रखा है, यहाँ पे हाथ पे रखा है, जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये मोशन करेगा ही नहीं, यानी कि आगे खिसकेगा ही नहीं, एक्सीलरेट करेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे साफ सीधा क्या होता है? अगर साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास हो और वो एक्सीलरेट करे, तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। बिना फोर्स लगाए, बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए कोई भी चीज़ जो है मोशन कर ही नहीं सकती है। ठीक है, ये बात हुई। किस केस में? अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जब नॉर्मली है, या तो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा अपनी तरफ से, ग्रेविटेशन भी लगाएगा, तो उसको उसके अपोजिट वर्क कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर हमेशा मूव करता रहेगा, तो आप बोलो कि सर यहाँ पे तो हम लोग फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तब भी ये मोशन कर रहा है, तो वो अलग केस होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हमें पढ़ना है बस। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फोर्स, तब वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सीलरेट करता है। ठीक, उसके अंदर मास है तो क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा इस केस में। यहाँ तक फोर्स क्लियर हुआ। जब लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे न्यूटन के बारे में जान लो। न्यूटन की कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक बार न्यूटन एक बाग में बैठे थे तो उनके ऊपर सेब गिरता है, तो वो ये सोचते हैं कि सेब जो है मेरे सिर के ऊपर ही क्यों गिरा? वो कहीं और भी तो गिर सकता था, मतलब ऊपर भी तो जा सकता था, वो नीचे ही क्यों गिरा? तो इसी बात से न्यूटन ने जो है खोज करनी चालू करी। तब न्यूटन को पता चला कि हाँ, ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है। अपने बारे में सोचो, अगर आप जब मर्जी जब घर में आ रहे हो, जब मर्जी जा रहे हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, तो आप उस केस में क्या करोगे? आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप घर में आ गए, जब मर्जी जब चला गया, जब मन में आया तब खाना खा लिया, यानी कि एक तरीके से फ्रिक्शनलेस हो चुके हो। इसी तरीके से बॉल है, ये इस तरीके से मोशन करती रहेगी, रुकेगी नहीं कभी, फ्रिक्शनलेस केस में। लेकिन अब हम लोग ये यहाँ पे क्या करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास सरफेस है, हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन लगाएगा ही, कितना भी स्मूथ होगा। तो अगर मान लीजिए बॉल यहाँ से छोड़ते हैं हम लोग, ऐसे करके जाती है, धीरे धीरे इसकी स्पीड रिड्यूस होती चली जाएगी और एक समय में आके यहाँ पे ये रुक जाएगी। ठीक है, ये हुआ। अब इनर्शिया में हम लोग क्या समझते हैं? इनर्शिया में हम लोग ये समझते हैं, हमारे पास यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर या तो ये देखो, बॉल से समझो, यहाँ पे एक बॉल है और ये भी रेस्ट पोजीशन में। जब तक मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है, FEXT यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, तब तक ये बॉल मूव करेगी नहीं कर सकती। यानी कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, यानी कि एक बॉल है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और इसी बॉल को अगर आपको रोकना है तब भी आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए आप लोग उस ऑब्जेक्ट को रोक भी नहीं सकते हो। तो हमारा न्यूटन का पहला नियम या फिर के लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। यानी कि तब तक वो मोशन में रहेगा, अगर मोशन में है तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए रोकने के लिए, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए उसको मूव कराने के लिए। तो ये न्यूटन का पहला नियम था। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग न्यूटन के सेकंड नियम पे आते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो अभी तक यहाँ तक का। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरीके की वीडियोस आप लोग को मिलती रहेगी। चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा आप लोग को इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं या जो भी आप लोग डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछोगे उन सभी के रिप्लाई आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए
न्यूटन का सेकंड नियम हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, dp/dt फॉर्मूला होता है। अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पे सर एक नई टर्म आई है मोमेंटम। भाई मोमेंटम जो टर्म आई है वो मोमेंटम आखिर है क्या, तो मोमेंटम मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा पहले मोमेंटम पे ध्यान दो। मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं p से, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है mv, यानी कि p इज इक्वल टू mv। आप लोग ये भी कह सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब इसी चीज को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे एक ट्रक है, ठीक है, और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, यहाँ पे एक और ट्रक है, यहाँ पे भी एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब दोनों ट्रक का जो मास है ना, अभी चलो कंडीशन देता हूँ मैं आप लोगों को, कंडीशन से अच्छा समझ जाओगे। कंडीशन है आप लोगों के लिए, हम लोग यहाँ से ये तो समझ ही रहे हैं कि P इज इक्वल टू एम वी है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। ये चीज़ तो हमें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग एक चीज़ को कांस्टेंट करके चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मास जो है पहले कंडीशन में जो है, फर्स्ट कंडीशन में हमने मास को कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। अगर हम मास को कांस्टेंट रखते हैं, मान लीजिए हमने कि 1000 किलो का ट्रक है, वैसे हालांकि होता नहीं है लेकिन फिर भी मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है, सब कुछ मानते हैं। 1000 किलो का ट्रक है, ये भी 1000 किलो का ट्रक है। अब ये ट्रक, अब हम लोग किस में चेंज लाएंगे, वेलोसिटी में चेंज लाएंगे। ये ट्रक जो है वो चलता है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, मान लिया, ठीक है, और वो इस बच्चे को जाके ठोकता है, ठीक, तो क्या होगा, ज़्यादा चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, अभी बताना। और यहीं पे ये ट्रक चलता है 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। अब बताओ दोनों में से किसको ज़्यादा चोट लगेगी। जाहिर सी बात है 50 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है, यानी कि स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज चोट लगेगी। अभी जैसे यही मार्कर है, सॉरी ये ढक्कन है, अगर ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे करके नॉर्मली ऐसे करके फेंकता हूँ तो चोट नहीं लगी, लेकिन अगर इसी को मैं तेज फेंकूँ, है ना, मास तो उतना ही है, लेकिन अगर मैं तेज फेंकता हूँ तो इस केस में क्या होगा, उसको चोट लगने के चांसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने वेलोसिटी में चेंज लेकर आए तो मोमेंटम चेंज हो गया। पहला केस हुआ। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन जो है हमारी, उस केस में हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे वेलोसिटी जब मैं कांस्टेंट रखूंगा तो यहाँ पे समझो मार्कर है, अब मुझे क्या करना है, मास चेंज करना है। ये ढक्कन है, ये मार्कर है। अगर मैं इतना ही तेज इस ढक्कन से फेंक के मारूं और इतना ही तेज इस मार्कर से फेंक के मारूं, अंडरस्टूड है, मास जो है मार्कर का ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा चोट इससे लगेगी। ढक्कन का जो मास है कैप का वो कम है तो इस वजह से इससे चोट कम लगेगी। यानी कि मास पे भी डिपेंड करता है मोमेंटम, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेटर्स जो होते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं, जो फील्डिंग करता है, जो पर्सन फील्डिंग करता है, वो क्या होता है, जब वो कैच करता है, कभी आपने किसी को ऐसे कैच करते हुए देखा है, ऐसे नहीं, हमेशा कैच करते समय हाथ पीछे करते हैं। हाथ पीछे अब यहाँ पे क्यों करते हैं समझो, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाथ पीछे इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर वो टाइम बढ़ा देंगे, यानी कि गेंद हाथ तक पहुँचने में समय ज़्यादा अगर लगाएगी तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। देखो इन्वर्स रिलेशन है ना, अगर ये समय ज़्यादा लगाओगे तो फोर्स कम लगेगी, समय कम लगाओगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। अब गेंद आ रही थी, आप ऐसे करके कैच कर रहे हो, ऐसे करके आपने हाथ आगे बढ़ा दिया, मतलब समय ज़्यादा देना चाहिए था, आप और कम कर दे रहे हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा लग जाएगी। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर जितना ज़्यादा हाथ पीछे ले जाओगे बड़े आराम से कैच कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि चोट भी नहीं लगती है। ये रीज़न होता है यहाँ पे। आप देख रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीपी के, यानी कि डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। आप लोगों को बता देता हूँ अगर शायद ना पता हो, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, मोमेंटम के अंदर स्मॉल चेंज अगर आता है। पी यानी कि मोमेंटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम कि जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उस ऑब्जेक्ट का,
फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, यानी कि चोट उतना ज़्यादा लगने के चांस है। ठीक है, मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम लगेगी। और यहाँ पे अगर टाइम जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे फोर्स उतना कम लगेगा, टाइम जितना कम लगाओगे फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। तो ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आई होप सो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। इसके बाद मैं आप लोगों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बता देता हूँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। चलिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ कर देते हैं। कैसे कर देते हैं वो देखो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी पी बाय डी टी होता है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे डी पी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी रख सकते हैं। हमने पढ़ा है ना P इज इक्वल टू एम वी, तो हमने वहाँ पे ये रख दिया P की जगह पे। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M को बाहर ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन में डी टी। और हम लोग जानते हैं डी वी अपॉन में डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है तो एक्सीलरेशन कहलाता है। तो डी वी अपॉन में डी टी हो जाएगा एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन रख देंगे। ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये आपका प्रूफ हो गया। कई जगह पे आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया होगा इस तरीके से, यहाँ पे क्या कहते हैं एम ए होगा, देन उसके बाद आप लोगों का F इज इक्वल टू के एम ए, यानी कि के हमारा यहाँ पे कांस्टेंट दिखाया होगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका MCQ का पेपर आना है, आप लोग कैसे भी कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या होता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप दीवार में अपना सर मारोगे और दीवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि दीवार भी आपको चोट पहुंचाएगी, या अगर आप अपने भाई के सर में अपना सर भिड़ाओगे तो आपको भी चोट लगेगी। मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जैसे को तैसा मिलेगा। थर्ड लॉ हमारा यही कहता है, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, there is equal and opposite reaction। सीधी सी बात है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप लोग अपने दोस्त के साथ बुरा करोगे तो, या थप्पड़ मारते हो जैसे, ठीक है, अपने दोस्त को अगर आपने मान लीजिए थप्पड़ मारा तो जाहिर सी बात है कि वो भी आपको मारेगा। ठीक है, अगर आपने एक मारा तो वो भले हल्के मारे, ठीक है, बराबर मारे और ज़्यादा तेज ही मारेगा, जहाँ तक उम्मीद है ज़्यादा तेज ही मारेगा या बराबर मारेगा। ठीक, तो यही कहने का मतलब है इक्वल रिएक्शन मिलेगा या फिर कि अपोजिट रिएक्शन तो मिलेगा, यानी कि आपने उसको थप्पड़ मारा, उसने आपको मारा, अपोजिट रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे बॉल ए है, ठीक है, इसका मास हमने मान लिया एम ए है, आपके पास यहाँ पे बॉल बी है, उसका मास हमारे पास एम बी है। ठीक, इस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू ए है और फाइनल वेलोसिटी वी ए है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी और फाइनल वेलोसिटी वी बी। अब देखो होगा क्या, अगर ये बॉल मान लो कि जो बॉल बी है वो कैसी है, रेस्ट पोजीशन में, इसको आप मोशन में लेकर आते हो। ठीक है, बॉल ए को आप मोशन में लेकर आते हो और आपने क्या किया, इससे ले जाके इसे स्ट्राइक करा दिया। अब ये तो रेस्ट में थी, लेकिन जब ये बॉल जाएगी, इससे टकराएगी, तो ये वाली बॉल भी मोशन करने लग जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना। रीज़न क्या है, क्योंकि ये भी जब ये इससे टकरा के इसके ऊपर मोशन लगाएगी, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो ये बॉल भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी अपोजिट, है ना। तो हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं, अगर एफ ए बी हमारी, यानी कि जो ये बॉल है, अगर ये बी के ऊपर फोर्स लगाती है तो हम इसे एफ ए बी बोलेंगे, और जब ये बॉल इसकी स्पीड को कम कर देगा तो हम लोग इसे एफ बी ए बोलेंगे, और दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो हम इस वाले को, यानी कि जो अपोजिट फोर्स लगेगा उसको हम लोग नेगेटिव में शो कर देते हैं। यही हमारा होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आप लोगों को टॉपिक रह जाता है इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक टॉपिक रह जाता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कवर अप करा दूंगा, साथ में एक क्वेश्चन भी करा दूंगा जो बुलेट वाला क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर में और आप लोग इजीली जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाओ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।